एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइबर लॉ का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, सर्टिफाइंग अथॉरिटी अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इससे पहले भी हम आईटी एक्ट के रिगार्डिंग वीडियोस डाल चुके हैं, तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। अब बात करेंगे सबसे पहले सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ हैं क्या। सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ को आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज जी में डिफाइन किया गया है कि ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको गवर्नमेंट ने आईटी एक्ट के अंडर लाइसेंस दिया है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स इशू करने के लिए। यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स इशू करते हैं। ये अथॉरिटीज़ डिजिटल सिग्नेचर को इशू करने से पहले जो भी पर्सन डिजिटल सिग्नेचर के लिए अप्लाई कर रहा है उस पर्सन की आइडेंटिटी को वेरीफाई करते हैं, उस पर्सन की इंफॉर्मेशन को, उस पर्सन के डॉक्यूमेंट्स को थोरोली चेक करते हैं, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि सही और जेन्युइन पर्सन को ही डिजिटल सिग्नेचर मिले एंड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स की, ऑनलाइन कम्युनिकेशन की सिक्योरिटी एंड ऑथेंटिसिटी को इंश्योर किया जा सके। इंडिया में कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसको भी आईटी एक्ट के अंदर ही बनाया गया है, उसका काम होता है इन सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ को अपॉइंट करना, उनके रिगार्डिंग रूल्स रेगुलेशंस बनाना। इंडिया में कई सारी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ हैं, अप्रोक्सीमेटली 8 to 10। फॉर एग्जांपल NICCA है, ई मुद्रा लिमिटेड, सिफी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, NSTL, ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। अब बात करेंगे सबसे पहले कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ की अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग, जिसको सेक्शन 17 में डिफाइन किया गया है। देखो, जो कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, एंड ये जो कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन में, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही काम करता है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो डिप्टी कंट्रोलर्स, असिस्टेंट कंट्रोलर्स और अदर ऑफिसर्स को भी अपॉइंट कर सकती है, एंड ये जो डिप्टी कंट्रोलर्स, असिस्टेंट कंट्रोलर्स वगैरह होंगे, ये सब कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी के डायरेक्शन में, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी के कंट्रोल में काम करेंगे। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ कंट्रोलर की, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी के क्या क्या फंक्शंस हैं, सेक्शन 18 में इनको बताया गया है। सबसे पहला तो जो ये कंट्रोलर है ये सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ का मेन रेगुलेटर होता है। सारे रूल रेगुलेशंस बनाने का काम, उनको उनके काम को देखने का काम, रेगुलेट करने का काम कंट्रोलर का होता है। ये जो कंट्रोलर होता है यही जो है सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ को लाइसेंस देता है, अगर चाहे तो उनके लाइसेंस को सस्पेंड कर सकता है और उनके लाइसेंस को परमानेंटली कैंसिल भी कर सकता है। कंट्रोलर सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ के काम के रिगार्डिंग रूल्स बनाते हैं, स्टैंडर्ड्स बनाते हैं एंड सिक्योरिटी गाइडलाइंस फिक्स करते हैं कि सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ को कैसे काम करना है। ये सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ के काम को मॉनिटर करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ प्रॉपर रूल रेगुलेशंस को, स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ये जो कंट्रोलर्स होते हैं ये डिजिटल सर्टिफिकेट रिपोजिटरी मेंटेन करते हैं। ये रिपोजिटरी एक ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है जिसमें जो भी डिजिटल सिग्नेचर्स हैं उनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होती है कि किसके पास है, इनकी कीज़ वगैरह के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इन रिकॉर्ड्स के अंदर होती है। जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है उसका काम है डिजिटल सिग्नेचर के रिगार्डिंग इंटीग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर करना, ये इंश्योर करना कि डिजिटल सिग्नेचर्स को प्रॉपरली यूज़ किया जा रहा है इंडिया में, एंड जो भी डिजिटल सिग्नेचर के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है, किसी भी पर्सन की कीज़ वगैरह हैं, वो सारी कॉन्फिडेंशियल रहें। अगर किसी सर्टिफाइंग अथॉरिटी एंड सब्सक्राइबर कौन होता है, जिस पर्सन ने डिजिटल सिग्नेचर ले रखा है, यानी कि अगर आपके पास कोई डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है तो आप एक सब्सक्राइबर हो इस केस में। तो जो सब्सक्राइबर्स हैं एंड जो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ है, अगर उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो जाए, कोई भी ऐसा लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो उसको सॉल्व करने का काम भी कंट्रोलर करते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 19, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़। इंडिया के अंदर फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ को भी रिकग्नाइज किया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा करती है ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के थ्रू। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है कि जो फॉरेन में जो डिजिटल सिग्नेचर्स को इशू किया गया है, इंडिया के बाहर अगर किसी अथॉरिटी ने डिजिटल सिग्नेचर को इशू किया है तो उस डिजिटल सिग्नेचर को भी इंडिया के अंदर वैलिड मान लिया जाता है इस केस में। बट यहाँ पे कुछ कंडीशंस और कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, लाइक कि वो सिग्नेचर हर जगह पे वैल्यूबल नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा, कुछ केसेस में उसको वैलिड माना जा सकता है। सेक्शन 20 है पावर टू डेलीगेट। देखो, जो हमारा कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी है उसके पास पावर है कि वो अपने काम को, अपने कुछ पावर्स को डिप्टी और असिस्टेंट कंट्रोलर्स को ग्रांट कर सकता है बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग। ठीक है, देखो, जो हमारा कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी होता है उसके पास बहुत सारे काम होते हैं, उसके ऊपर काम का बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, तो उसके काम के बर्डन को कम करने के लिए जो है ऐसा किया गया है कि वो अपने कुछ कामों को अपने नीचे वाले पर्सन्स को, नीचे वाले पोजीशंस पे डेलीगेट करते हैं।
सेक्शन 21 है लाइसेंसिंग ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ के रिगार्डिंग। अब यहाँ पे सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ का पार्ट स्टार्ट हो गया कि कैसे उन्हें लाइसेंस मिलेगा। अगर कोई भी पर्सन या कंपनी सर्टिफाइंग अथॉरिटी की तरह काम करना चाहती है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी की बनना चाहते हैं, तो उसे सबसे पहले कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी से लाइसेंस लेना पड़ेगा। एंड अगर कोई बिना लाइसेंस के सर्टिफाइंग अथॉरिटी वाला काम करता है तो वो इलीगल है। सेक्शन 22 है एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस के रिगार्डिंग। अब अगर किसी को लाइसेंस चाहिए है तो लाइसेंस कैसे मिलेगा? सबसे पहले तो उसे लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन देनी होगी, एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म को फिल करना होगा, प्रेस्क्राइब्ड फी भी पे करनी होगी एंड कुछ डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कराना होगा। ये जो एप्लीकेशन जो भी पर्सन दे रहा है, जिसको सर्टिफाइंग अथॉरिटी बनना है, उस पर्सन की यहाँ पे टेक्निकल एंड फाइनेंशियल कैपेसिटी भी यहाँ पे चेक करी जाती है कि वो टेक्निकली एबल तो है ना डिजिटल सिग्नेचर को इशू करने के लिए, उनके रिगार्डिंग जो ऑनलाइन रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा उसके लिए वो टेक्निकली एबल तो है, और उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी को भी चेक यहाँ पे किया जाता है। सेक्शन 23 है रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस। जो ये सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ होती है उनका जो लाइसेंस होता है वो परमानेंट नहीं होता है कि एक बार मिल गया तो लाइफ टाइम के लिए वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी बन गई। ये जो लाइसेंस होता है उसको बार बार रिन्यू कराना पड़ता है। इसका एक टाइम पीरियड होता है, कितने टाइम तक चलेगा, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा। एंड जो ये लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए जो एप्लीकेशन होती है, जो प्रोसीजर होता है, वो भी नए लाइसेंस की तरह ही होता है। सेक्शन 24 प्रोसीजर फॉर ग्रांट और रिजेक्शन। अगर कंट्रोलर चाहे, देखो यहाँ पे हमने बात की थी एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। अगर कंट्रोलर चाहे तो जो एप्लीकेशन आई है सर्टिफाइंग अथॉरिटी बनने के लिए, उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है और लाइसेंस को ग्रांट भी कर सकता है। यहाँ पे प्रॉपरली चेक किया जाता है एंड अगर कुछ बेसिस के ऊपर जो है जो पर्सन है, जो एप्लीकेंट है, वो खरा नहीं उतरता है तो उसके लाइसेंस को कैंसिल भी किया जा सकता है या फिर उसके लाइसेंस का रिजेक्शन जो है वो भी किया जा सकता है। कुछ बेसिस हो सकते हैं लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, या अगर कोई पहले से सर्टिफाइंग अथॉरिटी था, ठीक है, कोई पर्सन या कोई भी कंपनी पहले से सर्टिफाइंग अथॉरिटी की तरह काम कर रहा था, तो उसके अब वाले लाइसेंस को भी कैंसिल किया जा सकता है अगर उसने पहले कोई रूल रेगुलेशंस को ब्रेक किया या पहले कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने में वो फेल हुआ है तो। सेक्शन 25 है सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस के रिगार्डिंग। अगर कंट्रोलर चाहे तो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ के लाइसेंस को सस्पेंड कर सकता है अगर वो रूल रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो। सस्पेंशन जो है वो जनरली तो सबसे पहले तो हियरिंग होती है, ठीक है, नोटिस भेजा जाता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी को एंड उसमें सर्टिफाइंग अथॉरिटी की बात को सुना जाता है कि वो कोई वैलिड रीज़न दे सके गलती के रिगार्डिंग, ठीक है। अगर दे पाते हैं तो नहीं होता है, लेकिन कुछ केसेस में जो कंट्रोलर है वो बिना किसी हियरिंग के अर्जेंटली भी सस्पेंड कर सकते हैं किसी सर्टिफाइंग अथॉरिटी को, बट सस्पेंशन के बाद हियरिंग जरूर होती है। नोटिस ऑफ सस्पेंशन सेक्शन 26, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है उसको एक नोटिस भेजा जाता है, कंट्रोलर नोटिस भेजता है एंड उस नोटिस में बताया जाता है कि आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है एक बार अपनी बात कहने का, कि आपसे गलती हुई क्यों है एंड मिस्टेक का रीज़न देने का। सस्पेंशन ऑर्डर जो होता है, अगर मान लो किसी सर्टिफाइंग अथॉरिटी का लाइसेंस कैंसिल किया जा रहा है तो जो कंट्रोलर है जो सस्पेंशन ऑर्डर वो देंगे उस ऑर्डर में क्लियरली स्टेट करेंगे कि क्यों सर्टिफाइंग अथॉरिटी को सस्पेंड किया गया है। सेक्शन 27 रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस के रिगार्डिंग है। अगर कोई भी कंट्रोलर किसी सर्टिफाइंग अथॉरिटी के लाइसेंस को रिवोक कर रहा है, देखो रिवोकेशन और सस्पेंशन में एक डिफरेंस होता है। रिवोकेशन का मतलब होता है परमानेंटली कैंसिल कर देना एंड सस्पेंशन का मतलब होता है कुछ टाइम के लिए। तो रिवोकेशन बहुत सीरियस इशू है, तो इसके रिगार्डिंग अलग से बताया गया है कि जो कंट्रोलर है वो किस केस में जो है सर्टिफाइंग अथॉरिटी के लाइसेंस को रिवोक करेगा। सबसे पहले तो अगर एप्लीकेशन में उस कंपनी ने, उस ऑर्गेनाइजेशन ने गलत इन्फॉर्मेशन बताई है अपने बारे में, उसने स्टैंडर्ड्स सही से फॉलो नहीं करे हैं एंड ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, जो इन्फॉर्मेशन एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी को सीक्रेट रखनी चाहिए वो इन्फॉर्मेशन उसने बाहर लीक कर दी, तो ऐसे केसेस में उसके लाइसेंस को परमानेंटली कैंसिल किया जा सकता है, रिवोक किया जा सकता है कंट्रोलर्स के द्वारा। सेक्शन 28 नोटिस बिफोर रिवोकेशन। जब भी किसी सर्टिफाइंग अथॉरिटी के लाइसेंस को रिवोक किया जाएगा तो ऐसे केस में ये मैंडेटरी होता है कंट्रोलर के लिए कि वो सबसे पहले उसे हियरिंग की अपॉर्चुनिटी दे, उसे अपनी बात रखने की अपॉर्चुनिटी दे। रिवोकेशन बहुत ही सीरियस पेनल्टी है, इसीलिए यहाँ पे नेचुरल जस्टिस का जो केस है वो फॉलो किया जाता है।
सेक्शन 29 है सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ टू फॉलो प्रोसीजर्स। जो भी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ हैं उनको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्रैक्टिस स्टेटमेंट को फॉलो करना होता है एंड अपनी प्रैक्टिसेस को एज पर रूल रखना होता है, यानी कि जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं उन सबको फॉलो करना होता है सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ को काम करने के लिए। सेक्शन 30 है ड्यूटी टू इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी। जो भी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ हैं उनको ये इंश्योर करना होता है कि डिजिटल सिग्नेचर्स के रिगार्डिंग जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल ही रहे, वो लीक ना हो। लाइक डिजिटल सिग्नेचर के रिगार्डिंग जो भी उन्होंने डाटा का यूज़ किया है, उस पर्सन की इंफॉर्मेशन का यूज़ किया है, वो भी सारे सेफ रहे। जो प्राइवेट की है किसी भी पर्सन की वो पब्लिकली लीक ना हो। अगर ऐसा होता है, अगर इस केस के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है, किसी की भी प्राइवेट कीज़ वगैरह को कोई भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी लीक कर दे तो उसे पेनल्टी लग सकती है एंड उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है। सेक्शन 31 है डिस्प्ले ऑफ लाइसेंस के रिगार्डिंग। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाइंग अथॉरिटी की तरह काम कर रहा है तो उसे अपने लाइसेंस को प्रॉपरली डिस्प्ले करना पड़ेगा, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके। सेक्शन 32 है सरेंडर ऑफ लाइसेंस के रिगार्डिंग। अगर कोई भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी अब अपनी खुद की मर्जी से आगे सर्टिफाइंग अथॉरिटी वाला काम नहीं करना चाहती है तो वो अपने लाइसेंस को सरेंडर कर सकती है एंड ये काम कौन करेगा? कंट्रोलर करेगा। कंट्रोलर को सबसे पहले जो है सर्टिफाइंग अथॉरिटी इन्फॉर्म करेगी कि मैं अपने लाइसेंस को सरेंडर करना चाहती हूँ। उसके बाद जो कंट्रोलर है वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को वेरीफाई करेगा एंड सरेंडर को अप्रूव करेगा। उसके बाद सरेंडर को ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ऑफिशियली जो है ये बता दिया जाएगा पब्लिक में कि ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी अब आगे से सर्टिफाइंग अथॉरिटी वाला काम नहीं करेगी। सेक्शन 33 है डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग। एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी को कंट्रोलर को जो भी इंफॉर्मेशन वो या कंट्रोलर या कोई भी अथॉरिटी अगर कोई लीगली रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मांगे तो उसे वो प्रोवाइड करनी होती है। जनरली मैंने आपको बताया था ये सेक्शन 30 ड्यूटी टू इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी यहाँ पे उसी से रिलेटेड है कि अगर किसी केस में इंफॉर्मेशन ज़रूरी हो जाती है, जिसको लाइक प्राइवेट कीज़ वगैरह के रिगार्डिंग या कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ज़रूरी हो जाती है लीगल पर्पज़ के लिए, तो वो इंफॉर्मेशन सर्टिफाइंग अथॉरिटी को प्रोवाइड करनी होती है। सेक्शन 34 है एक्सेस टू कंप्यूटर्स एंड डाटा। कोई भी कंट्रोलर होते हैं, जो ऑथोराइज पर्सन्स होते हैं, वो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ के कंप्यूटर्स को, उनके डाटा को, उनके रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं। ये इंश्योर करने के लिए, ये चेक करने के लिए कि सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ प्रॉपर रूल रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, कोई मिसयूज़ या फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं, कोई धोखाधड़ी तो नहीं कर रहे हैं, एंड ये इंश्योर करने के लिए कि डिजिटल कम्युनिकेशन जो है वो सेफ़ एंड सिक्योर है। सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ किसी गलत इंसान को तो डिजिटल सिग्नेचर नहीं इशू कर रहे हैं। So thank you all. Thank you for watching my video. If you like the video, don't forget to like, subscribe and comment on my channel. Next video में हम साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो।